2010 में मैं चुनाव लड़ रहा था श्रीमान, जिस समय में हमारी पार्टी को 22 सीट मिली थी राज्य भर में, और उस समय मेरे खिलाफ इस देश के बड़े नेता आदरणीय शरद यादव जी हमारी पार्टी के खिलाफ थे। वो एनडीए गठबंधन में थे, और वहां के अब बिहार देश के बड़े नेता थे तो मधेपुरा कितने बड़े नेता थे, सिटिंग एमपी थे। मुख्यमंत्री जी 10 दिन कैंप किए थे। मुख्यमंत्री जी वहां से उड़े नहीं कि शरद यादव जी आ गए, एक बड़ी पकड़ थी। तो शरद यादव नीतीश जी से भी बड़ा कोई चैलेंज है, तो वो तो गए, हार का मुंह देखना पड़ा। मधेपुरा के महान मतदाताओं ने उनको हराया। हमारे बिहार के आवाम पर कर्जा कितना लादा गया, कितना मतलब विदेश से बिहार सरकार ने कर्जा लिया, तो वो कर्जों का हिसाब किताब लेंगे और फिर गुणवत्तापूर्ण सड़कें बननी चाहिए। 6 महीने में जो सड़कें धुल जाती हो, दर्जनों पुले मैंने सैकड़ों करोड़ का, दर्जनों करोड़ का जो धंसते हुए बिहार में नजर आता हो, देश में कहीं नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये बिहार में बहार है कि बिहार लाचार है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिहार के दर्शकों पर छोड़ता हूँ। जिला और प्रखंडों को जोड़ने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुआ सड़कों के माध्यम से, जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना कहते हैं। और उसी टाइम में आपको मैं बता दूं कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए का 32,000 किलोमीटर सड़कें बननी थी। उसके लिए प्रोजेक्ट आया था, पैसा भी चला गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को 3 साल तक ये तथाकथित केंद्र की सरकार जो भी मौजूदा है 56 इंच वाले, इन्होंने रोका 3 साल। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे करते हुए अलग अलग विधानसभा के लोगों का मूड जानने की कोशिश में लगा हुआ है। और होता क्या है इस विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा में क्या अंतर है, इस पर भी बारीकी से समझने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आज हम आए हुए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी के दिग्गज नेता कहिए, सोशलिस्ट नेता कहिए, या फिर आजकल एक नया चला हुआ है दलित समाज को लेकर जिस प्रकार से झंडा बुलंद करने की मुहिम इन्होंने तेज की है, चंद्रशेखर बाबू, प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि लोग कह रहे हैं, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहार आया हुआ है, बिहार में बहार है, और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार बदहाल है। सड़कों की जाल बिछा दी गई है, बिजली पहले जो 18 घंटे था वो 22-23 घंटे कर दिया गया है, और रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना दिया जा रहा है, वो एक और क्या विश्वकर्मा योजना है। तो अब बेरोजगारी रहेगी नहीं, सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है। और जिस मुद्दे को खासतौर पर आप लोग भुनाते हैं कि हमने 2.5 लाख और 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, तो 2.5 लाख और 5 लाख में और ये 100% मुद्रा योजना देके सबको स्वरोजगार में, क्या जो तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं का रुझान है वो काटने की बड़ी कोशिश हो रही है? सबसे पहले तो हम आपका साधुवाद करते हैं, आपकी टीम का साधुवाद करते हैं, और मोबाइल न्यूज 24 को भी मतलब बधाई, धन्यवाद कि आप हमारे जैसे खाकसार से भी इंटरेक्शन के लिए आए हैं। इसके लायक आप छाए हुए हैं। जी जी जी। और आपने जो बातें कही, सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का प्रथमतः काम किसने किया? रघुवंश प्रसाद सिंह जी नहीं आते इस देश में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, तो न तो गरीबों के लिए मनरेगा योजना आती, न जिला और प्रखंडों को जोड़ने का सड़क का प्रोजेक्ट आता। जिला और प्रखंडों को जोड़ने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुआ सड़कों के माध्यम से, जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना कहते हैं। और उसी टाइम में आपको मैं बता दूं कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए का 32,000 किलोमीटर सड़कें बननी थी। उसके लिए प्रोजेक्ट आया था, पैसा भी चला गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को 3 साल तक ये तथाकथित केंद्र की सरकार जो भी मौजूदा है 56 इंच वाले, इन्होंने रोका 3 साल। इंदिरा आवास योजना को 3 साल तक रोका है, 2022 से अभी चालू किया है। तो ये इन लोगों का कहना है, ठीक है सड़कें
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना के नाम से चली और सड़कें बनी, लेकिन अकेला कोई अपना पीठ थपथपाता हो ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, हमारे बिहार के आवाम पर कर्जा कितना लादा गया, कितना मतलब विदेश से बिहार सरकार ने कर्जा लिया, तो वो कर्जों का हिसाब किताब लेंगे और फिर गुणवत्तापूर्ण सड़कें बननी चाहिए। 6 महीने में जो सड़कें धुल जाती हो, दर्जनों पुले मैंने सैकड़ों करोड़ का, दर्जनों करोड़ का जो धंसते हुए बिहार में नजर आता हो, देश में कहीं नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये बिहार में बहार है कि बिहार लाचार है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिहार के दर्शकों पर छोड़ता हूँ। बिल्कुल, बिहार में बहार है या बदहाल है, लाचार है, ये आप सोचिए। आपने इंदिरा आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही है, और अभी शायद सर्वे चल रहा है, शायद आज या कल लास्ट डेट है उसका सर्वे का। उसमें अभी जो शिकायतें आ रही है पंचायत स्तर पर, हम लोग भी घूम रहे हैं कि वाकई में जिनको मिलना चाहिए, 2-4 लोगों को मिल जाए, जिसके पास गाड़ी है, पहले से घर है, उसको भी मिल जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वाकई में जिनको मिलना चाहिए, जिनके पास अपना मकान नहीं है, फूस का है, पानी टपकता है, उनको लेने में अभी भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनके पास 2000 रुपये देने के लिए नहीं है, और वो दे नहीं सकते तो उनका लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। तो गांव में तो विरोध हो रहा है, आप तक ये बात पहुंची है या आपके पार्टी के लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं कि इस मुद्दे को कहीं भुनाया जाए या इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठे? पार्टी लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि इस संबंध का कोई बयानबाजी होता है या फिर इस संबंध में कोई प्रेस ब्रीफिंग होता है। उसको मेरी समझ है। एक बात और आपने कही कि रोजगार, नौकरी, शिक्षा, तो एक बड़ी बात है, मैं ये बात कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि जो संघी इंटेंशन है, संघी उद्देश्य है कि देश के आवाम का जेबी कमजोर करना, देश के आवाम का शिक्षा कमजोर करना और देश को उन्माद में डालना, ये 3 प्रोजेक्ट पर सरकार काम कर रही है। और 3 प्रोजेक्ट का पहला होता है कि सरकारी नौकरी छीन लेना। सरकारी नौकरी छीन लेने से जो तथाकथित ये एनडीए सरकार या जो कह रहे हैं सुशासन सरकार, जो अपना बिहार में कुशासन फैला रही है, तो ये सरकारी नौकरियों को छीन लेना, सरकारी नौकरियां कल की बात थी। हमारे नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने महज 1.5 साल 17 महीने के अंदर, 1.5 साल तो पूरा भी नहीं हुआ, 17 महीने के अंदर ये बता दिया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कहाँ से नौकरी लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, जहां से पाप गया है वहां से लाएगा, उसमें से लाएगा, मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। और बिहार की आवाम भी जानती है। उसमें से सरकारी नौकरियों का सूत्रपात करा देना, एक आशा जगा देना बिहार के बेरोजगारों की सरकारी नौकरियां दी जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वोट भाट अपनी जगह पर अलग चीज है, अगर बेईमान न हो मैंने हमारा समाज, तो तेजस्वी जी के खिलाफ तो 1 वोट नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, और ये रुझान है भी, और उसी के कार्ड के तौर पे जो मैं कह रहा हूँ, अभी जो बीजेपी वाले या जदयू वाले जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें यही है कि हर किसी को, अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमने 5 लाख दे दिया और 20 लाख भी दे देंगे, तो बिहार की आबादी का 2% हुआ 20 लाख, बाकी के 98% लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, हमारा उनके लिए वो लोग ये कर रहे हैं कि हम सबको स्वरोजगार देंगे। भैया मेरे, आप इसको ऐसे समझिए, जो सरकार 11 साल में एक छदम, एक पैसा भी किसानों का, मजदूरों का माफ न किया हो, ये एक गंभीर आरोप है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों और बिहार वासियों को सोचने के लिए कहता हूं कि हो क्या रहा है कि 16 लाख करोड़ पार्लियामेंट डिबेट में संजय सिंह जी बता चुके हैं, और भी जो पार्लियामेंटेरियन बता चुके हैं, वो जो सुनते हैं अब 22 लाख करोड़ हो गया, तो वो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग है ये लूट। ये 16 लाख करोड़ या 22 लाख करोड़ किनके माफ किए जा रहे हैं? महज 1, 2, 3 दर्जन उद्योगपतियों के माफ किए जा रहे हैं। करोड़ों किसान मजदूर के कर्जों को माफ करने का कोई प्रयास भी नहीं हुआ है। स्लोगन आया था 2014 में, लेकिन वो कोई प्रयास भी नहीं हुआ उस दिशा में। फिर लोग ये कहते हैं कि साहब आप 100 दिन के अंदर अंदर 15-20 लाख दे रहे थे, किसानों की 2022 तक दुगनी कर रहे थे, 2-2 करोड़ सरकारी नौकरी कहा था आपने, रोजगार नहीं कहा था श्रीमान।
आप देख लीजिए उस समय का प्रधानमंत्री जी का जो उम्मीदवार के रूप में जो बयान दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब पुरानी बात होगी। नहीं, इसके पुरानी बाद क्यों 2 बार होगी? इलेक्शन लड़के और वो जीत चुके हैं। श्रीमान तो जी, नया श्रीमान चीज जी, लेके आए। इसलिए कि धर्मांता परोस करके आवाम के पॉकेट को कमजोर करना, धार्मिक उन्माद पैदा करके आदमी का शिक्षा छीनना, यही अगर सरकार का प्रयास है तो ईश्वर मालिक है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इन लोगों के इसी प्रयास को भगवान राम जी समझे प्रभु श्री राम जी, इसलिए अयोध्या में हरा दिए। भाई लोग हमको बेचने वाला है, ये लोग कल्याण करने वाला नहीं, इसलिए इसी को हरा देता हूं, देशवासी इसको देश भर में हराओ। चलिए, ये तो अयोध्या में हार गए और नहीं हारे, ये आप समझते हैं अयोध्या कोई सीट ही नहीं है, तो आप कहाँ अयोध्या में हरवा रहे हैं। इन चीजों को छोड़िए, जैसे आप लोग पीछा कर रहे हैं। हम अयोध्या नहीं कर रहे, अभी देवघर में हमारी पार्टी 40,000 जीती है। हाँ, तो देवघर भी भगवान महादेव उनको हरा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। पीछा करने से कहते हैं, अगर कोई रेस लगा रहा हो और उसका आप पीछा करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई नौकरी देने की बात कही थी या 15 साल देने की बात कही थी, ये पीछा करते करते तो पीछे ही रह जाएंगे। आगे जो कहते हैं ओवरटेक, जीत तो तभी होगी ना जब आप ओवरटेक करेंगे। तो ओवरटेक करने के लिए क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है कि सरकार में आप वापस आए? श्रीमान जी, ओवरटेक करने की ही बात कह रहा हूँ कि जो सरकारी नौकरियां कल की बात थी उसको हमारे नेता ने साबित करके दिखाया। अगर सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी अपना पीठ थपथपाना चाहते हैं, तो 18 साल में क्यों नहीं दे रहे थे वो? ये नफरती लोग के साथ रह करके, इसका मतलब नफरती एजेंडा आम आदमी को कमजोर करने का है और मुख्यमंत्री उसके टूल्स बन रहे हैं, मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े हैं। एक है। दूसरा है कि जो सने सने शिक्षा को कमजोर करने की व्यवस्था हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा को कमजोर करने की नीति के तहत ही नियोजन नीति लाई गई है। भाई, हम जो शिक्षक या शिक्षा देश के अंधकार को दूर कर सकता है, उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। 30,000 की नौकरी 5,000 में करवा रहे थे, तेजस्वी यादव ने 30,000 की नौकरी को 40,000 करवाया। एक बात करें, अभी 50,000 के आसपास सारे शिक्षकों की नौकरी है। 4.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी बना देना, अगर मुख्यमंत्री ही बना दिए या बीजेपी बना देती तो 18 साल से क्यों नहीं बना रहे थे? इस सत्य को आप क्यों नहीं स्वीकार करिएगा? और रहा चेंज करना नहीं, हम आगे आगे चलते हैं। खेल नीति थी क्या हमारे बिहार में? तेजस्वी प्रसाद यादव का ये विजन है कि खेल नीति लाए और जो खिलाड़ियों का अंधकारमय भविष्य था वो सीधे डीएसपी तक का रास्ता उसको बनवा दिया। इससे पहले क्यों नहीं थी? हमारे पास उद्योग नीति स्पष्ट क्यों नहीं थी? हमारे पास पर्यटन नीति क्यों नहीं थी? तो तेजस्वी यादव जी, एक आदमी आरोप कुछ भी लगा सकता है, उस व्यक्ति के अंदर एक समझ है, वो एक टीम भावना काम करती है, जिसके चलते बिहार को रोजगार परक बनाने का जो आप कह रहे हैं, जो फलाना झुनझुना बजा रहा है, रोजगार परक बनाने का और बिहार के विकास के लिए जो उनके पास एजेंडा है, मैं समझता हूं मोदी नीतीश के पास तो नहीं होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से कि आपने देखा होगा पिछले महीने 23-24 तारीख को मोदी जी आए थे आपके मिथिलांचल में ही, मधुबनी में, और कई योजनाएं उन्होंने दिया है कोसी के लिए, पता नहीं क्या कोसी मेची लिंक वगैरह, जिससे बाढ़ पे नियंत्रण होगा, मखाना बोर्ड होगा, और यही जो आपके 4 लाख 5 लाख जो आपने शिक्षक बनाए हैं, सरकारी नौकरी दिए हैं, उसी के तोड़ को लेकर एक बार फिर से 29 तारीख को वो आ रहे हैं। और भी कई सारे घोषणा होंगे जब आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं तो पता ही है 10 लाख 20 लाख बहुत सारे होंगे, और लालू जी भी पहले कह चुके हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओवरटेक करने के लिए और वो जो नीति बना रहे हैं, आपके सारे प्रोजेक्ट जो भी काम आपने किया है उसको नीचे दबा देना और अपने प्रोजेक्ट को ऊपर ले आना। जैसे आपने कहा कि रघुवंश बाबू थे, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्रोजेक्ट बना लिया था, तो इसका श्रेय उन्हें जाना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर श्रेय जाना चाहिए तो काम ये कर रहे हैं तो तारीफ तो वो ये लेंगे, और उसका फायदा जो आम वोटर है उन्हें लगता है कि जहां हम कोसी के क्षेत्र में नाव से जाते थे, सुबह सहरसा से निकलते थे तो रात को 7-8 बजे 9 बजे तक पहुंचते थे, वो अभी 1 घंटा में पहुंच जाते हैं। तो वो वोटर क्या सोच के वोट करेंगे? वो वोटर जो आपने बात कही है, मैंने कहा कि प्रखंडों और जिलों को जोड़ने का काम रघुवंश बाबू और लालू यादव, ठीक है, लेकिन आज वो क्या सोचेंगे? मेरी बात समझिए। और आज भी जो प्रोजेक्ट उस समय का था जिसमें पैसा डाले गए थे, आज भी 32,000 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई का संभवतः हमने देखा है
लेकिन नहीं बन पाया है, उसी पर काम हो रहा है। मेरा ये कहना है कि मैंने फिर कहा कि MMGSY से काम हुआ, ब्रिक्स से लोन लिया गया, तो जितना भी आप लोन लिए हैं, एक स्कीम तो चल रहा ब्रिक्स का, तो जितना आप लोन लिए हैं अपने आला अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार का आलम बनाए हैं। जो सड़कें 6 महीना में धुल जाती हो, एक बरसात में तपती हो, दर्जनों पुलें भसक जाती हो, ये बिहार ही हो सकता है। इसलिए मैंने कहा बिहार बदहाल है, बिहार कंगाली के राह पर खड़ा है। बिहार कंगाली के राह पर खड़ा है। एक बार जिस चीज़ के लिए आप जानने जाते हैं, और पिछले मतलब कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम भी किया था, दलित सम्मान रैली, आपने ऐसे ही कुछ, उसमें काफ़ी आपको समर्थन भी मिला था, बहुत से लोग आए थे, कुछ हादसा भी हो गया था। तो प्रोफेसर साहब जो हैं वो समाजवादी हैं, दलित प्रेरणेता हैं या राष्ट्रवादी हैं, क्या खुद को मानते हैं? नहीं, जो राष्ट्रवादी होगा वही समाजवादी होगा, जो समाजवादी होगा वही राष्ट्रवादी होगा। समाजवादी लोग सबकी चिंता करते हैं, ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग कुछ लोगों की चिंता करते हैं। ये जो नफरती लोग हैं वो राष्ट्रवादी भी नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भरमा करके, नफरत पैदा करके सियासत चलाना चाहते हैं। मैंने कहा कि साहब इन तथाकथित राष्ट्रवादियों का खबर तो प्रभु श्री राम जी ले ली है अयोध्या में बुरी तरह परास्त करके संसदीय चुनाव में। मेरा ये कहना है कि देखिए, ईश्वर है तो ईश्वर को बेचने वाले लोगों के खिलाफ है, ये संदेश चला गया। मैं फिर इस बात को जोर देकर कह रहा हूं, और आपने जो बातें कही है कि जो हजारों साल से जो जिन जातियों को हाशिए पर रखा गया, सिस्टम ने रखा, कोई एक व्यक्ति ने नहीं रखा, एक विचार ने रखा, उस आदमी को हर समय हाशिए पर भी रखोगे? क्या है एक इंसान जो सब दिन से आपका क्या कहते हैं, आपने मकान बनाया, बिल्डिंग खड़ी की, दो महल बनाया, लेकिन उसमें आप लेट्रिन नहीं बनाया अटैच करके, आज जैसे बन रहा है, आप उसके लिए एक जाति बना दिए, यही सिर पर पखाना ढोएगा। तो भैया, ये सिर पर पखाना ढोने वाले लोग या मोड़ी साफ करने वाला लोग, गटर में उतरने वाले लोगों की जाति आज तक नहीं बदली है। ये इंसानियत नहीं है। समाजवादी ये इंसानियत खड़ा करते हैं, और समाजवाद के पैरोकार जो प्रथम है, इसको अनुसंधानकर्ता कह सकते हैं, जिसको समाजवादी विचारक कह सकते हैं। इस समाजवादी विचारकों ने देखा, उसमें पहला नाम आता है आचार्य नरेंद्र जी का, दूसरा नाम आता है JB कृपलानी साहब, ये डॉक्टर लोहिया जी का, तीसरा नाम भी जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है, चौथा नाम भी बसावन सिंह जी का, यूसुफ मेहर अली साहब का, मीनू मसानी का, जो दूसरा फिर छठा सातवां नाम आता है पंडित जनेश्वर मिश्र का, पंडित मधुलिमय का, राज नारायण जी का, भूपेंद्र बाबू का, जननायक। मेरा ये कहना है कि 12 नाम लेंगे आप समाजवादी स्टॉलवर्ट का, तो 9 नाम भैया उच्च श्रेणी के कुलीन पंडित से लेकर के सवर्णों की आती है। उनको क्यों चिंता हुई इस बात की कि भाई हजारों साल से 85-90% लोग जो हाशिए पर खड़े हैं, उन जाति के नाम पर अपमानित है, शिक्षा से महरूम है, संपत्ति से महरूम है, जब तक उसको ताकतवर नहीं बनाओगे तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। सोशलिस्ट फिलॉसफी भी यही है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि संघी नफरती लोग देश के दुश्मन हैं। अगर देश कभी भी सही जगह पर जाएगा तो समाजवाद के रास्ते पर ही जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज, जितना आपने नाम गिनाया, अगर हम गांव में चले जाते हैं तो आज के युवा इन नामों को सोच के वोट देते होंगे, आपको लगता है? ये सारे नाम उनको याद भी है? बिल्कुल। ये जो नफरती लोग जिस शिक्षा को परोस रहे हैं, हम अपने पुरखों के योगदान और अपमान को ये लोग जनाना नहीं चाहते, उनके इतिहास को। अगर वो इतिहास, हम लोग समाजवादियों का काम है उनको इतिहास समझाना और ये समझना कि आपकी भूमिका क्या होना चाहिए देश को ताकतवर बनाने में। क्या एक आदमी एक खास जाति होगा जो वही गटर में उतरेगा कि इंसानियत कुछ सोचेगा? तो इंसानियत कुछ सोचे, इसके लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज न कल सत्य का झंडा गड़ेगा, नफरती संप्रदायवादी लोग भागेंगे, और बिहार में तो उसको पहुंच जमाने का जगह न मिलेगा। बिना बैसाखी के तो आज तक जितना रहे हैं। बैसाखी भाई, हिम्मत है तो सामने सामने लड़ो, बैसाखी पर क्यों खड़े? लास्ट बैसाखी बता रहे, इस बार लास्ट ही है बैसाखी का। अभी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद हो गया, और जैसे कि आपने कहा अभी इस चीज को भुनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत युद्ध जिस प्रकार से हुआ, और उसमें
काफ़ी लोग आपके तरफ से जो कह रहे हैं उसी बात को वो लोग राष्ट्रवाद से जोड़ के और राष्ट्रद्रोह से जोड़ के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि अगर एस जयशंकर ने कहा कि हम आतंकवाद शिविर पर सिर्फ हमला करेंगे, पाकिस्तान को हमने पहले बता दिया है, अब आप लोग कह रहे हैं कैसा क्यों किया, तो इसका भी तो वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये फायदा उठाने की बात है इसमें? अब वो हम कहते हैं कि हमारी फौज सरहद पर रात दिन अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। हमारी फौज इस दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। हमारे फौज के अंदर जो जिल है लड़ने का, चाहे वो रेजांगला का युद्ध हो चीन से हो या कई बार पाकिस्तान से हो, तो साहब हमारे देश ने देखा है कि पाकिस्तान के हरकत को मिसेज गांधी ने नष्ट नाबूद करके उसका विभाजन कराया। आप साहब वोट के समय में आकर के कुछ कुछ मैंने ये कुछ कुछ स्लोगन दे करके चाहते हो कि भैया हम वोट अटैच करें। ये सीधी बात है कि ये चुनाव के वक्त में ढंग से जो बातें आती है, ये बात उचित नहीं है। ये इस देश में हमारी फौज को किसी भी ढंग से कमजोर करने का या नैतिक रूप से दुस्साहस करने का ये काम ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है उस दुस्साहस का जवाब, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलनी चाहिए थी। हर भारतीय ये समझता था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही ये आतंकी हरकतें हो रही है, इसलिए हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों है? क्योंकि हमारा था, पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया है। हर हिंदुस्तानियों के मन में था कि पाकिस्तान इस बार पीओके पर कब्जा बनाएगा, जो लोग भाषण देते रहे हैं 56 इंच वाले, पता नहीं आप 56 है कि 5.6 हो गए, समझेगी नहीं? आप तो इसी छोटे से हरकत ने बता दिया कि 5.6 है, ये 56 नहीं है। गोल गोल बोलते हैं। मतलब अगर एक इंसाफ पसंद लोग इंसाफ की बात करेगा, मुसलमान होगा तो जेल जाएगा। और आप ये कर्नल सोफिया किरोसी ने इस बार अपनी हैसियत को बताया, महसूस कराया, देशवासी उसको नमन करता है, तो साहब उसको गाली देने वाले लोग को आप मैंने कोई केस होने के बाद भी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। देश देख रही है, इंसाफ ईश्वर के हाथ में है, देर सवेर इन जालिमों को सजा मिलेगी। बिल्कुल, जालिमों को सजा मिलेगी या नहीं वो कौन सजा देगा जब जालिम ही वहाँ न्याय के कुर्सी पे बैठा हुआ हो, तो ये तो वही बात हुई। एक और चीज़ है, बड़ा अच्छा अभी समझ में आया क्योंकि सजा की बात आपने कही कि जब मत के आधार पर न्याय होने लगता है तो वाकई में न्याय मिलता नहीं है उन कमज़ोर वर्गों को, क्योंकि 10 में से 6 लोग को खरीद के और न्याय कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम फिर वहीं वापस आएंगे जहाँ, क्योंकि पंचायत में और गांव में लोग पीएम आवास योजना के लिए तरस रहे हैं, तो उस आंदोलन को चंद्रशेखर बाबू कब उठा? हाँ, ये बात है। मैंने पर्टिकुलरली इंदिरा आवास को केंद्रित करके अभी इन चीजों इंदिरा आवास को केंद्रित करके ये बात नहीं की गई है, लेकिन जो सामान्य रूप से भ्रष्टाचार, मतलब जैसे समझिए कि डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है कि हम बोल सकते हैं प्रोफेसर होकर के। जी। मतलब भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि लगता है कोई किसी को बिहार में देखने वाला नहीं है। अपराध इस कदर फैला हुआ है कि लगता है कि बस कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, हमारे नेता आवाज उठा सकते हैं, रोज उठा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, उनका अपराध गिना रहे हैं। हृदयहीनता की हद तक है। और राजा तो 2-3 साल से बीमार चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो नए पथ से शासन चल रहा है। ये नए पथ से शासन चलाने वाले क्रूर सेवानिवृत्त अधिकारी लोग इस राज्य को चला करके दुर्गति में देश को, राज्य को ले गया है। और फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास शायद शब्दकोश नहीं है उतना कठोर शब्द का प्रयोग करने का कि मैं कह सकूं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पर है। कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप भाई साहब हमारे बिहार राज्य में जहर भी मांग दीजिएगा तो अधिकारियों को लगेगा, ऐसे अधिकारी पैदा हुए हैं कुछ, अधिकारियों को लगेगा अगर एक जहरों से कहीं फैला हो जाएगा उसमें भी आपको घूस मांग देगा। बिना घूस का आपको शायद जहर न मिले, यह स्थिति पैदा होगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी दफ्तर में इसके बगैर काम नहीं हो पाता है, लेकिन उस भ्रष्टाचार में भी उनको कम से कम न्याय मिले जिसके लिए ये योजना बना है। और हम लोग इस पक्ष के हैं कि जिनके सर पे छत नहीं है उन्हें पक्का मकान मिले। उसके लिए आप लोग भी आवाज उठाइए, क्योंकि जिनके पास पहले से घर है, पहले से गाड़ी बंगला है, वो 1-2 मकान ले ले, कोई सर
ये छत का बात करके ही आए थे, महंगाई की बात करके ही आए थे, और 11 साल हुए महोदय, 12 साल में जाने वाला है, आज तक छत का रास्ता नहीं दिखाया। और बिहार में तो 2022 से लेकर के 2024 तक ये बंद था आवास योजना। बिहार सरकार अपना योजना चला रही थी कुछ कुछ करके, इधर इधर चुनाव देख करके फिर शुरू किया है। इन लोगों का जो भी वादा होगा चुनाव के बाद सब फुस नजर आएगा, क्योंकि हमने 55 लाख करोड़ 55,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ का भी स्लोगन सुना है 56 इंच वाले का। और मैंने लगातार 20 वर्ष 18 वर्ष से नीतीश बाबू विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे, वो भी देखा है। अब विशेष पैकेज का भी हाल बिहार देख रहा है। इसलिए मैंने देश के सियासत की नजर बिहार को तबाह करने की है, बिहार को बनाने की नहीं। बिल्कुल, विशेष पैकेज जिस प्रकार से दिया गया उसको लेके भी राजनीति हुई और कहा गया कि चुनावी वित्त वर्ष में बिहार विशेष पैकेज घोषणा है, घोषणा मिला नहीं, मिली कहाँ, मिली नहीं, घोषणा है। तो होता क्या है, हम लोग भी इस पर नजर बनाए हुए रखेंगे और आने वाले 4-5 महीने बाद जैसे हम अलग अलग गली में घूम के पता कर रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसकी नई सरकार बनेगी, वैसे ही आपके बीच में अलग अलग नेता जाएंगे आपसे वोट मांगने। तो आप जरूर उनसे पूछिएगा कि आपके लिए उन्होंने क्या काम किया है। क्षेत्र पे अभिषेक कह रहे हैं कि क्षेत्र पे मधेपुरा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, तो चंद्रशेखर बाबू के बारे में तो कहा जाता है भाई इनका जो टिकट है वो पक्का है, और अगर टिकट मिलेगा तो कौन जीतने से हरा सकता है। चंद्रशेखर बाबू फिर से चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, और किसको सबसे बड़ा चुनौती मान रहे हैं? मधेपुरा। अच्छा, तो मधेपुरा में कोई चुनौती बची भी है क्या? 2010 में मैं चुनाव लड़ रहा था श्रीमान, जिस समय में हमारी पार्टी को 22 सीट मिली थी राज्य भर में, और उस समय मेरे खिलाफ इस देश के बड़े नेता आदरणीय शरद यादव जी हमारी पार्टी के खिलाफ थे। वो एनडीए गठबंधन में थे, और वहां के अब बिहार देश के बड़े नेता थे, तो मधेपुरा कितने बड़े नेता थे, सिटिंग एमपी थे। मुख्यमंत्री जी 10 दिन कैंप किए थे। मुख्यमंत्री जी वहां से उड़े नहीं कि शरद यादव जी आ गए, एक बड़ी पकड़ थी। तो शरद यादव नीतीश जी से भी बड़ा कोई चैलेंज है, तो वो तो गए, हार का मुंह देखना पड़ा। मधेपुरा के महान मतदाताओं ने उनको हराया। 2015 में तो कोई बात नहीं है, 37,000 की जीत हुई थी। उस समय नीतीश बाबू आए थे मेरी पार्टी में, और हमको 90,000 वोट मिला था। नीतीश बाबू जब चले गए 2020 में, हमारे कोसी और बिहार के बड़े पहलवान पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, सब क्रियाक्रम किए, और मधेपुरा के महान मतदाताओं ने उनका जमानत जब्त कराया। राजद के बहुत बड़े वोट बैंक को उन्होंने तोड़ा भी, समझे कि नहीं। फिर भी मधेपुरा के आवाम ने लगभग 82,000 वोट देकर के हमको 16,110 वोट से चुनाव जिताया। और तब अब मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश बाबू साथ में थे तो 90,000 वोट आया। नीतीश बाबू अलग हो गए तो पार्टी को लगभग 82,000 वोट आया। तो मधेपुरा में तो नीतीश बाबू 8,000 के उम्मीदवार मैंने नेता रह गए, 8,000 के नेता। बिल्कुल, ये बात बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे थे तो शायद 55-56,000 वोट आया था, 53,000 आया था, 37,000 से उबारे। हाँ बिल्कुल। तो मधेपुरा में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर इन्हें टिकट मिलता है तो। हालांकि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो इस बार ज्यादा वक्त दे रहे हैं। पहले वो कहते थे कि हमें क्षेत्र के बारे में पता नहीं था, एकदम से आए और चुनाव मैदान में आ गए। इस बार वो 1 साल से घूम रहे हैं, तो बहुत आपको टक्कर मिलने वाला है। ऐसी ये आप लिख के रख लीजिए। ऐसा हमारे जो आपके पुराने प्रतिद्वंदी हैं वो एक बार फिर से शायद वही। मैं एक बात कहता हूँ, मधेपुरा की महान मतदाता न तो मैंने पहलवान पसंद करता है और न धनवान पसंद करता है। मधेपुरा के महान मतदाताओं सब दिन से 1952 से आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सेवक पसंद करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ सेवा भाव में मैंने जो काम किया है, जो भी कम या ज्यादा, वो समाज के नजर में है। और आप भी आते होंगे तो कभी कभी देखते होंगे, मैं सेवा बेचता नहीं हूँ, फर्क इतना है। मैं आपको नहीं घुमाऊंगा कि मैं कितना लोगों को, प्री कमिश्नरी के लोगों को कितना सेवा देता हूँ,
उसको कितना इज्जत से रखता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, ये कहने की भी जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश के दो नेता, एक अगर लोकसभा में एक पप्पू यादव जी हैं, हालांकि वो अपना वीडियो भी जारी करते हैं, और आप हैं जो वीडियो जारी नहीं करते हैं, लेकिन लोग जानता है कि दिल्ली में अगर किसी को इलाज कराना हो तो पप्पू यादव के घर पे ठहरते हैं, और पटना में किसी को अगर इलाज कराना हो तो प्रोफेसर साहब के घर पे ठहरते हैं, और यहाँ पे लाइन लगा हुआ रहता है। ये लोग जानते हैं। आप अगर वीडियो नहीं बना देंगे तब भी लोगों को ये चीज पता है। फिर मैं कहता हूँ सेवा बेचने की चीज नहीं होती, सेवा बेचने की चीज नहीं होती है, बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4-5 महीने बाद नेता इलेक्शन मोड में होंगे और वोट मांगने जाएंगे, तो आप पूछिएगा जरूर उन्होंने क्या काम किया है और क्यों उन्हें वोट दें। रिजल्ट में क्या होगा ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।